पीछे मैंने आपको बताया था प्रोकैरियोट्स में, आज मैं बात करूं यूकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में भी जीन नियमन यानी कि जीन रेगुलेशन होती है। देखा जाता है जीन छोटे छोटे खंड का एक्चुअली उसका एकांतर क्रम व्यवस्थित रहता है, और एकांतर क्रम में एक खंड जिसको आप एक्सॉन कहते हैं, दूसरा खंड जिसको इंट्रॉन कहा जाता है। इस तरह दोनों तरह के खंड एकांतर क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। एक्सॉन को आप कहते हो सक्रिय खंड, इंट्रॉन को कहते हो निष्क्रिय खंड। इसको कहते हो नॉन कोडिंग क्रम, जिसमें किसी प्रकार का कूट लेखन नहीं होता है। इसको कहते हो कोडिंग क्रम, जिसमें आप कहते हो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए सूचनाएं संबद्ध रहती है एक्सॉन में। इस तरह जैसे ही यूकैरियोट्स में एक्सॉन इंट्रॉन का बना हुआ खंड जैसे ही तैयार करता एमआरएनए, तो उस पर अलग अलग तरह करके यानी कि अलग अलग खंडों से मिल करके बना हुआ डिसकंटिन्यूअस निर्माण होता है। उस तरह के जीनों को एक नाम दिया गया स्प्लिट जीन। क्या कहा था? स्प्लिट जीन, जिसमें डिसकंटिन्यूअस यानी कि लगातार नहीं और सतत निर्माण की क्रिया होती है, सूचनाएं संबद्ध होती है, वैसे जीन को कहता है स्प्लिट जीन कहता है। दूसरी बात, जैसे यूकैरियोट्स में एक्सॉन इंट्रॉन का बना हुआ खंड से एमआरएनए बनेगा डीएनए टेम्पलेट पर, उस एमआरएनए को प्रारंभिक रूप में अवस्थाएं होती है उसको कहते हैं एचएमआरएनए, जिसका पीछे क्लास में चर्चा किया था हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए। इस तरह से जैसे ही हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए बनता है जिसमें सक्रिय खंड और निष्क्रिय खंड दोनों शामिल रहते हैं, लेकिन जब सक्रिय खंड निष्क्रिय खंड दोनों शामिल है, ये खंड धीरे धीरे निकलने लगता है और एक्सॉन आपस में जुड़ने लगता है। उस क्रिया को कहते हैं स्प्लाइसिंग। क्या कहते हैं? स्प्लाइसिंग। इस प्रकार से स्प्लाइसिंग क्रिया के उपरांत सिर्फ एक्सॉन आपस मिल करके एमआरएनए के रूप में पूरा का पूरा निर्माण हो जाता है। हम एमआरएनए जो कि आप जान रहे हैं केंद्रक द्रव में वो निर्माण हो रहा है केंद्रक के अंदर, वह वहां से निकलकर साइटोप्लाज्म में आना चाहेगा। साइटोप्लाज्म में एमआरएनए आकर के राइबोसोम से जुड़ता है और प्रोटीन संश्लेषण क्रिया को संपन्न करता है। तो आइए मैं इसको स्ट्रक्चर के द्वारा समझाना चाहता हूं किस तरह से जीन नियमन होता है। आपको मैं बता रहा हूं डीएनए का जो ये स्प्लिटिंग जीन के स्टेज को मैंने दिखाया, एक ब्लैंक एक कलर्ड, एक ब्लैंक एक कलर्ड, जिसमें कि इसको आप कहते हो इंट्रॉन, इसको कहते हो आप एक्सॉन, अल्टरनेट क्रम में व्यवस्थित है। इस डीएनए के टेम्पलेट पर एमआरएनए बनता है। जैसे एमआरएनए बनेगा सेम इसी तरह की संरचना बनकर तैयार होती है, जिसको आप कहोगे एचएनआरएनए। इस तरह से आप देख रहे हो, ये क्लर्ड पार्ट, फिर ये क्लर्ड पार्ट, ये एचएनआरएनए, जो कि आप जानते हो कि डायरेक्शन बढ़ेगा 5' to 3', 3' to 5' पर उल्टा डायरेक्शन बनता है एचएनआरएनए। ये क्रिया कहाँ हो रही है? न्यूक्लियस। कहाँ हो रही है? न्यूक्लियस यानी केंद्रक में हो रही है। जैसे ये बन जाता है 5' to 3', अब इसमें जो इंट्रॉन खंड है, ये इंट्रॉन खंड निकलना शुरू हो जाता है इस तरह से। इस क्रिया को कहते हैं स्प्लाइसिंग। पीछे क्लास मैंने समझाया था, जिसमें कि मैंने स्पष्ट रूप से बताया था, अगर याद हो, इंट्रॉन का निकलना और एक्सॉन का आपस में जुड़ना, इस क्रिया को स्प्लाइसिंग कहते हैं। और स्प्लाइसिंग क्रिया के फलस्वरूप एक्सॉन आपस में जुड़कर एमआरएनए के रूप में निर्मित होता है, संश्लेषित होता है। ये निकल रहा है, ये एक्सॉन खंड निकल रहा है, और जैसे एक्सॉन खंड निकल रहा है स्प्लाइसिंग क्रिया के बाद, आप देखते हैं इस तरह से एमआरएनए बनकर तैयार हो गया, डायरेक्शन 5' to 3'। यहां से आप देख रहे हो ये आपका न्यूक्लियस में क्रिया हो रही है, लेकिन न्यूक्लियस से ये आ जाता है कहां? साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव। जैसे कोशिका द्रव में आएगा तो राइबोसोम से जुड़ जाएगा। जब देखेंगे ध्यान दें, स्टेप टू स्टेप मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे देख रहे हैं एमआरएनए, राइबोसोम की दो इकाई, छोटी और बड़ी, छोटी और बड़ी, छोटी और बड़ी, ये जो मैंने दिखाया है, ये बढ़ते हुए क्रम में दिखाया है। यहाँ से बनना शुरू हो जाता है पॉलीपेप्टाइड चेन।
और ये बन करके लंबा तैयार होता है। यहाँ आप इसको कोड करते हो mRNA, इसको कोड करते हो आप राइबोसोम, और ये जो बनकर तैयार हुआ ये पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन जिसको आप कहते हो प्रोटीन्स का निर्माण हो गया। या न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म आकर बन गए थे। यूकेरियोट्स में इस तरह से जिन नियमन की क्रिया होती है जो मैंने पूरी तरीके से समझाया। एक्सॉन इंट्रॉन का बना हुआ डीएनए का स्प्लिट जीन के रूप में उपस्थित, जिस पर एमआरएनए का निर्माण था, इसको एचएनआरएनए कहते हैं। एचएनआरएनए में दोनों तरह के खंड उपस्थित रहते हैं, निष्क्रिय और सक्रिय। जैसे निष्क्रिय खंड निकलने लगता है और सक्रिय खंड आपस में जुड़ने लगता है, उसको स्प्लाइसिंग करते हैं। इस तरह क्रिया न्यूक्लियस में होता है, और न्यूक्लियस में एमआरएनए जब बन जाता है, वह न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन होता है, केंद्रक कला, उससे निकल करके साइटोप्लाज्म आता है, राइबोसोम से जुड़ जाता है और पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण आरंभ करता है। इस तरह से आपको मैंने पूरा का पूरा जीन नियमन बताया। नेक्स्ट टॉपिक बात कर रहा हूं, मानव जीनोम परियोजना एचजीपी की मैं बात कर रहे हैं। जीनोम प्रोजेक्ट खासकर कहा जाता है डीएनए की अनुक्रमों को ज्ञात करने के लिए विशेष तकनीक विकास किया गया, जिसके अंतर्गत मानव के जीनोम संरचना, मानव के जीनोम के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। इसके लिए योजनाएं तैयार की गई, इसी को एक नाम दिया गया मानव जीनोम परियोजना एचजीपी। फिर से एक बार मैं बोल दूं, डीएनए अनुक्रमों को ज्ञात करने के लिए साधारण तकनीक के विकास से मानव जीनोम के अनुक्रमों को ज्ञात करने के लिए योजनाओं की शुरुआत की गई, जिसे एक नाम दिया गया एचजीपी। कहा था जीव विज्ञान की एक शाखा, विशेष शाखा, जिसे विस्तृत रूप से आगे विकास किया गया। स्पेशली मानव जीनोम की जानकारी के लिए उसको जैव सूचना विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव सूचना विज्ञान, बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहा जाता है। क्या कहा था? बायो इन्फॉर्मेटिक्स। आपसे पूछा जाता है जैव सूचना विज्ञान क्या है? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मानव जीनोम के अनुक्रमों की जानकारी के लिए विस्तृत रूप से उसका विकास किया गया, ऐसी शाखा को जैव सूचना विज्ञान कहते हैं। इसकी जानकारी के लिए पूरे विश्व में कई प्रयोगशालाएं आज के डेट में कार्यरत है, और यह एक अंतर्राष्ट्रीय परियोजना के रूप में जाना जाता है। इसलिए इसको मेगा प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एचजीपी को मेगा प्रोजेक्ट, महापरियोजना क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप इसका आंसर देंगे, क्योंकि इस तरह के परियोजनाएं मानव जीनोम की जानकारी के लिए पूरे विश्व भर में कई तरह के कार्यशालाएं, प्रयोगशालाएं कार्यरत है। अतः यह एक अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है, इसलिए इसे महापरियोजना के नाम जाता है, मेगा प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। इतना ही नहीं, कहा जाता है एचजीपी के अंतर्गत मानव जीनोम का अनुक्रम की जानकारी प्राप्त कर उनके आनुवांशिक रोग, उसका जीनोम का विकास, उनके गुणसूत्र की संरचना, उनके अलग अलग तरह के रोगों से मुक्ति, आनुवांशिक रोगों से मुक्ति की दिशा में आज भी कार्य चल रहा है। तो फिर इसका लक्ष्य क्या है, उस पर मैं थोड़ा फोकस कर दूं। किसका लक्ष्य की बात करूं? एचजीपी के लक्ष्य यानी एम। इसका लक्ष्य क्या है? एम क्या है? सबसे पहला एम क्या है? मानव डीएनए में पाए जाने वाले सभी जीन की जानकारी, यानी पहला लक्ष्य आपसे पूछे मानव जीनोम में जीन की जानकारी आप प्राप्त करते हैं, किसके द्वारा? एचजीपी के द्वारा। दूसरा इसका लक्ष्य क्या है? मानव के डीएनए को बनाने वाली लगभग 3 बिलियन, अप्रॉक्स 3 × 10⁹, 3 बिलियन का मतलब होता है 3 × 10⁹। मानव डीएनए को बनाने के लिए 3 बिलियन क्षार युग्मों के सही अनुक्रम, इसका जो अनुक्रम है उसको निर्धारित करना, इसका लक्ष्य है। किसका लक्ष्य है? एचजीपी। पहला, मानव डीएनए में पाए जाने वाले जीन के अनुक्रम को बताइए, उसकी जानकारी। दूसरा, मानव डीएनए में पाए जाने लगभग 3 बिलियन, अप्रॉक्स 3 × 10⁹, इसके अनुक्रमों का सही निर्धारण कैसे होना चाहिए, उसकी लक्ष्य है, उसको बताना। तीसरा इसका लक्ष्य है प्राप्त जानकारी के आंकड़ों को, जो आंकड़ा तैयार हुआ, जो जानकारी हमने प्राप्त किया, उस प्राप्त जानकारी के आंकड़ों को सही रूप से विश्लेषण करना। और चौथा जो इसका लक्ष्य है मुख्य रूप से आंकड़ों के विश्लेषण के लिए नई तकनीक का सुधार करना। जो आंकड़ा का आप विश्लेषण करना चाहते हैं उसके तकनीक को सुधार कीजिए। इससे भी एक और लक्ष्य क्या है, इस योजना से रिलेटेड, इस योजना के तहत अंतर्गत उठने वाले कई तरह के नैतिक, कानूनी, सामाजिक मुद्दों पर भी विचार करना। इस तरह से इनका लक्ष्य जो मैंने पहले बताया, मानव जीनोम में पाए जाने वाले जीन के सही अनुक्रम। दूसरा, मानव के जो डीएनए है उसमें पाए जाने 3 बिलियन जो जीन है उनके सही अनुक्रम जानकारी। चौथा,
जो इससे प्राप्त हो आंकड़ा उसका सही विश्लेषण, और पांचवा इनमें जो सही तकनीक है सुधार के लिए, इसके साथ साथ मानव जीनोम के संबंध में उठने वाले कानूनी, सामाजिक, नैतिक मुद्दों पर भी विचार करना। इस तरह से इसका एम है। इसके साथ साथ मैं इसकी कार्य प्रणाली पर फोकस करूं, इसका कैसा कैसा कार्य प्रणाली हो।